तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का समय खत्म हो चुका है। अधिकारियों ने कहा राज्य भर में लगभग 63.94% मतदान दर्ज किया गया है। सबसे अधिक मतदान मेदक जिले में 80.28% और सबसे कम 39.97% हैदराबाद में दर्ज किया गया। दूसरी ओर चुनाव के मतदान के समय से पहले कतार में खड़े लोगों को वोट देने की अनुमति दी गई। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहली बार वोट देने का अधिकार पाने वाली युवा महिलाओं ने भी अपनी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्साह दिखाया। राज्य की सभी 119 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान कराया गया। गुरुवार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहा। बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है। मतदाता का फैसला ईवीएम में सुरक्षित है। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। कौन आएगा सत्ता में? क्या बीआरएस बनाएगी हैट्रिक? क्या कांग्रेस सत्ता में आएगी? क्या बीजेपी का उदय होगा? यह रोमांचक हो गया। वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए। तेलंगाना चुनाव में आत्मसाक्षी द्वारा किए गए एग्जिट पोल के मुताबिक बीआरएस को 58 से 63 सीटें, कांग्रेस को 48 से 51 सीटें, बीजेपी को 7 से 8 सीटें, एमआईएम को 6 से 7 सीटें और अन्य को 1 से 2 सीटें मिलेंगी। और सर्वे से पता चला है कि इस बार तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। सत्तारूढ़ बीआरएस को 41 से 49 सीटों के साथ केवल 39.58% वोट मिल सके। मौजूदा विपक्षी कांग्रेस 58 से 67 सीटों के साथ 41.13% वोट हासिल करेगी। बीजेपी को 5 से 7 सीटें मिल सकती है। एमआईएम 7 की जीतने की संभावना है। 2 जगहों पर अन्य आ सकते हैं। आरम स्थान सर्वे से पता चला है कि कामारेड्डी चुनाव में अप्रत्याशित नतीजे आ रहे हैं। उनके सर्वे से पता चला है कि सीएम केसीआर और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी यहां हार सकते हैं। बीजेपी उम्मीदवार वेंकटरमन रेड्डी के जीतने की संभावना है। चाणक्य द्वारा कराए गए एग्जिट पोल के तहत बीआरएस ने कहा उसे 21 से 31 सीटें ही मिल सकती है। इसी सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 67 से 78 सीटें, बीजेपी को 6 से 9 सीटें और एमआईएम को 6 से 7 सीटें मिलने जा रही है। तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने कहा बीजेपी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बहुत कुशलता से काम किया है और अपनी पूरी क्षमता से काम किया है। आरोप है इस विधानसभा चुनाव के दौरान कई इलाकों में लोगों को आतंकित किया गया। उन्होंने याद दिलाया इतने दबाव के बावजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की जीत के लिए कड़ी मेहनत की। केटीआर ने कहा वर्ष 2018 में सिर्फ एक कंपनी के एग्जिट पोल सही थे। कई संगठनों ने कहा है टीआरएस 2018 में भी हारेगी। केटीआर ने कहा वर्ष 2018 में एग्जिट पोल के सभी अनुमान गलत थे। यह पहली बार नहीं है। एग्जिट पोल उनके खिलाफ है। हमने सोचा था 80 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा 70 मिलेंगी। केसीआर अपनी अवैध कमाई से चुनाव को प्रभावित करना चाहते थे और लंबे समय तक सत्ता में बने रहना चाहते थे, लेकिन तेलंगाना का समाज बहुत गतिशील है। रेवंत ने कहा तेलंगाना की 10 साल की तकलीफ दूर होगी। कामारेड्डी के लोगों ने साबित कर दिया है तेलंगाना जागरूक हो गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा ओल्ड सिटी में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ और मतदाताओं ने वोट डाले। फर्जी वोट डालने वाली 3 महिलाओं के खिलाफ भवानी नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। एमबीटी अमेजुद्दुल्लाह खान और एमआईएम याकुतपुरा प्रभारी यासीन अरफात को दक्षिण क्षेत्र पुलिस ने हिरासत में लिया। हैदराबाद जिला चुनाव अधिकारी जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने अपनी पत्नी के साथ मादापुर के वेंकटेश्वर फाइन आर्ट्स कॉलेज मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। रोनाल्ड रोज ने सभी से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करते हुए कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है। उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी सी पार्थ सारथी ने मतदाताओं से हर 5 साल में एक बार आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने शक्तिशाली मतदान हथियार का उपयोग करने का आह्वान किया था। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी सी पार्थ सारथी ने मतदाताओं से हर 5 साल में एक बार आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने शक्तिशाली हथियार मतदान का उपयोग करने का आह्वान किया। तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी विकास राज ने कहा तेलंगाना में मतदान शांतिपूर्ण रहा है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा अगर रेवंत रेड्डी की टिप्पणी के खिलाफ शिकायत मिली तो एफआईआर दर्ज किया जाएगा। चुनाव के दौरान कुछ शिकायतों भी अधिकारियों को मिली है और उन्हें संबंधित डीईओ को भेज दिया गया है। कहा कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सीईओ ने नागार्जुन सागर के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सलाह दी कि पुलिस इस मामले को देखेगी और राजनीतिक नेताओं को इस मामले पर जल्दबाजी और गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। किसी को भी चुनाव नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस बीच तेलंगाना में चुनाव मतदान के दौरान नागार्जुन सागर बांध पर आधी रात को झड़प हो गई। पानी के लिए आधी रात के बाद एपी पुलिस ने नागार्जुन सागर टैंक में घुसकर कंटीले तारों की बाड़ लगा दी।
मामले की जानकारी होने पर तेलंगाना पुलिस वहां पहुंची। इसी क्रम में दो गुटों के बीच झड़प हो गई। मणिकोंडा पोलिंग बूथ के पास तोड़फोड़ हुई। दोनों दलों के नेताओं के बीच मारपीट के कारण मतदान केंद्र के बाहर की कुर्सियां और मेज नष्ट हो गई। इससे वहां बेहद तनाव की स्थिति बन गई। रंगारेड्डी जिले के मणिकोंडा में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। स्थानीय लोगों ने नेताओं पर पोलिंग बूथ के पास पैसे बांटने का आरोप लगाया। इसी बात को लेकर दोनों पार्टियों के नेता आपस में भिड़ गए। इसी क्रम में नेताओं के बीच मारपीट हो गई। एक दूसरे को गालियां देते हुए एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश की। इसके साथ ही सभी नेताओं ने मिलकर पोलिंग बूथ के पास मौजूद टेबल और कुर्सियों को तोड़ दिया। इसके चलते तनाव की स्थिति बनी हुई है। जब पुलिस ने उन्हें तितर बितर किया, फिर भी तनाव जारी रहा, तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। राज्य भर में मतदान चलते पुलिस ने भारी सुरक्षा का इंतजाम किया गया। आम विधानसभा चुनाव 2023 के तहत मेरचल मलकाजगिरी जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर गौतम दौरा जिला कलेक्ट्रेट के कमांड कंट्रोल रूम में वेबकास्टिंग के माध्यम से मॉक पोल का अवलोकन किया गया। कम्युनिकेशन नागरिक संबंध विभाग के विशेष आयुक्त अशोक रेड्डी ने आज रोड नंबर 12 मिनिस्टर क्वार्टर के पास जीएचएमसी प्रशिक्षण केंद्र में अपनी बेटी के साथ मतदान के अधिकार का प्रयोग किया। इस मौके पर उसी पोलिंग बूथ पर वोट देने आई एक बुजुर्ग महिला के अस्वस्थ होने पर अशोक रेड्डी की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने तुरंत बुजुर्ग महिला को एक विशेष वाहन में इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया। तेलंगाना में आज मतदान संपन्न हो गया, जहां आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटी और बड़े बड़े नेता भी शामिल हुए। वहीं इसी कड़ी के AIMIM के मुखिया असुद्दीन ओवैसी ने भी शास्त्रीपुरम पोलिंग बूथ पर जाकर परिवार के साथ मतदान किया। हैदराबाद में वोट डालने के बाद ओवैसी ने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने तेलंगाना के तमाम लोगों से अपील की है कि वे अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। वोट देकर तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करने की बात भी उन्होंने की। घर से निकलिए और अपना वोट डालिए। हर वह शख्स जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वे मतदान करे। उन्होंने आगे कहा कि अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो वोट डालने ज़रूर जाएं। वहीं एक चैनल से बातचीत में ओवैसी ने कहा कि मुझे यकीन है कि हम अपनी मौजूदा 7 सीटों को जीतेंगे, साथ ही 2 और विधानसभा सीट पर हम जीतेंगे। वहीं रेवंत रेड्डी के 9 तारीख को शपथ ग्रहण करने का ऐलान पर ओवैसी ने कहा, कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो वे कुछ भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं था। उनकी बहन के लिए, उनकी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए और RSS के लिए मैं मुद्दा हूँ। चुनाव में फेक वीडियोस के इस्तेमाल पर ओवैसी ने कहा कि ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। जब उनसे 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन के बाद नेक्स्ट चैलेंज होगा 2024 का चुनाव। जो मोमेंटम है वे बरकरार रहेगा। उस वक्त रमज़ान का पाक महीना भी रहेगा। तेलंगाना चुनाव में पैसे की बरसात होने के बारे में जब ओवैसी ने ABP न्यूज़ ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, पड़ोसी राज्य से बहुत पैसा आया है, बहुत पैसा पकड़ा भी गया है। यह अफसोसजनक बात है। ऐसा लग रहा है कि गारंटी की बात कर रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं। AIMIM BRS के साथ मिलकर हैदराबाद और उसके आसपास की सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें से 7 सीट पर पार्टी को जीत मिली थी। जिनकी कमाई उनकी है, जिनका खर्चा उनका है। अंत में ऐसे लोग भी हैं जो बची हुई राशि में से कुछ धर्मार्थ संगठनों, वृद्धाश्रमों और अनाथालयों को दान करना चाहते हैं। अच्छा विचार है। सामाजिक प्राणी के रूप में यह एक जिम्मेदारी भी है। अगर आप इसे दूसरे नज़रिए से देखें तो यह निवेश है जो मानसिक संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। एक एक रुपया हमारा है। उस धन का दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी जानी चाहिए। दान और अनाथालयों का दान देना है, सबसे पहले ये बात जानना ज़रूरी है। उदारता एक सशक्त सकारात्मक भावना है। साझा करने का आनंद अवर्णनीय है। इससे हमें अपने जीवन में
सार्थकता का एहसास होता है। यह अमीरों की भी जिम्मेदारी है कि वे वंचितों के साथ साझा करें। आर्थिक मानववैज्ञानिक परोपकार को मानव निवेशन के रूप में वर्णित करते हैं। जैसे शेयर बाजार में निवेशन लंबे समय में हमारी संपत्ति का मूल्य बढ़ाता है, वहीं दान सेवा खुशी सूचकांक में हमारे ग्राफ को ऊपरी ले जाता है। वहीं वॉरेन बफेट कहते हैं, वहीं अनाथालय को दान देना मेरे जीवन का सबसे अच्छा निवेश है। लेकिन जब हमने समाज के लिए जो पैसे आवंटित किए हैं वो उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें इनकी जरूरत है। इसलिए संगठनों और व्यक्तियों के चयन में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हमें ये जानना होगा कौन किस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है। दैनिक समाचार पत्रकारों में विज्ञापन, सोशल मीडिया पे अभियान, लगातार शुभकामना संदेश, चौराहों के पास बांटे गए पर्चे, मदद मांगना और समर्थन की अपील करना किसी न किसी रूप से हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास है। जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि देश में 30 लाख से अधिक एनजीओ गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, बुजुर्गों के लिए, शारीरिक और मानसिक रूप में विकलांगों के लिए, पर्यावरण के लिए, राजनीतिक जागरूकता के लिए ऐसे कई संगठन हैं जो अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वहीं परोपकार का मुख्य उद्देश्य आत्मभोग है। जब हम किसी अच्छे काम के लिए धन आवंटित करते हैं जो हमें पसंद है और हमारे जीवन से जुड़ा है तो वह संतुष्टि दोगुनी हो जाती है। इसलिए न केवल उपयुक्त एनजीओ बल्कि उस संगठन की गतिविधियों पर भी विचार किया जाना चाहिए। पुरस्कार, बैलेंस शीट, पत्रकारों में लेख, सब ऊंचाई पर अंत आप जो देखते हैं वही सत्य है। पसंद आए तो लाइक करें। इसलिए एक बार जब आप एक ऐसी एनजीओ चुन लें जो आपके दिल के करीब हो तो उस पर परिसर में जाएं और बच्चे, अनाथों और निराश्रितों से बात करें। उसी क्षेत्र में काम करने वाली अन्य कंपनियों पर जाएं। सोचिए कौन सा संगठन जीवन को अधिक प्रभावित कर रहा है, कौन सा संगठन जीवन बदलने की ताकत रखता है। आपकी मेहनत का सदुपयोग किसके हाथों में होगा। कुछ संगठन एक समाचार पत्र भी देखते हैं जिसमें बताया जाता है पैसे कैसे खर्च किए जा रहे हैं और किसकी मदद की जा रही है। ऐसी जानकारी से उस पर एनजीओ पर हमारा भरोसा बढ़ जाता है और रिश्तेदारों को भी सिफारिश करेंगे। ऐसे लोग हैं जो निवेशन सिद्धांतों का परोपकार से जोड़ते हैं। हर महीने एक निश्चित राशि सिस्टमैटिक इवेंटमेंट प्लान और में डाली जाती है और जब लंबे समय में एक बड़ी राशि दान की जाती है, इससे और पैसे जुड़ेंगे और भी जिंदगियां बेहतर होगी। अगर आपको हर महीने याद रखना और भुगतान करना मुश्किल लगता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से हर महीने एक निश्चित तारीख को एक निश्चित राशि किसी भी एनजीओ के बैंक खाते में स्थानांतरित की जा सकती है। एक तरीका ये भी है कि चुनी गई कंपनी की वेबसाइट पर जाएं और क्यूआर कोड का स्कैन करें। भले ही हम सीधे पैसे ना दें, हम उन एनजीओ के लिए अपने पेशेवर कौशल का उपयोग करके संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। ये एक गैर वित्तीय सेवा है। हमने जो चित्र बनाए हैं, जो किताबों में हमने लिखी है, जो मूर्तियां हमने बनाई है, यदि हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था हो तो फसल का एक हिस्सा गरीबों में वितरित किया जा सकता है। मन के कई तरीके हैं, किसी भी तरह से उदारता एक महान गुण है। दान के माध्यम से आयकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80G के मुताबिक 50 से 100% तक टैक्स राहत मिलती है, लेकिन दान हमारी कुल आय के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ एक प्रावधान है, जिन संगठनों को हम दान देते हैं उनके लिए 80G पंजीकरण अनिवार्य है, तभी अधिसूचना संस्थानों की सूची की जगह मिलेगी। अपवादों की अनुमति है। वहीं ये 6
छूट नई कर प्रणाली चुनने वाले पर लागू नहीं है। भले ही पुराना तरीका चुना जाए, 2000 रुपए से ज्यादा का नगद दान इस दायरे में शामिल नहीं होगा। कपड़े, सामान, भोजन, किताबें के रूप में दान भी 80G के तहत अयोग्य है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि माल और सेवा कर दानकर्ता का नाम प्रदर्शित करने या दान या उपहार प्राप्त करने वाले दान के परिसर में नेम प्लेट लगाने जैसी सेवाओं पे लागू नहीं होगा। व्यक्तिगत दाताओं से सीबीआई द्वारा जारी एक परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि वो व्यक्तिगत दानकर्ता धार्मिक संस्थाओं और धर्मार्थ संस्थाओं, स्कूलों, अस्पतालों, अनाथालयों, वृद्धाश्रम आदि जैसे संगठनों को दान या उपहार के रूप में वित्तीय सहायता या कोई अन्य सहायता प्रदान करते हैं। धन्यवाद व्यक्त करने के लिए उनके परिसर में एक नेम प्लेट या इसी तरह की पावती लगाए हैं। जब दाता का नाम प्राप्तकर्ता संगठन के परिसर में प्रदर्शित किया जाता है तो इसे दाता के परोपकार के कार्य के प्रति कृतज्ञता और सार्वजनिक मान्यता की अभिव्यक्ति माना जाता है, न कि दाता को बढ़ावा देना। यदि ये उसके व्यवसाय का विज्ञापन या प्रचार है तो प्रतिफल को सेवा के आपूर्ति नहीं कहा जा सकता है। दान या उपहार प्राप्तकर्ता कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए ऐसे विचार पर कोई जीएसटी देनदारी नहीं है। सीबीआईसी ने मामलों के कुछ उदाहरण उद्धृत किए हैं। श्री राजेश की ओर से अभिवादन। श्री राजेश द्वारा एक धर्मार्थ योग संगठन को दान किए गए डिजिटल ब्लैक बोर्ड के नीचे मुद्रित किया गया था। वहीं शारमिति द्वारा दान किया गया। ऐसे में दान के बने मंदिर परिसर में किसी भी हिस्से या कमरे के दरवाजे या फर्श पर मालती देवी अपने पिता की स्मृति में लिखा हुआ है। वहीं सीबीआईसी ने यह स्पष्ट किया कि इनमें से प्रत्येक मामले में दाता की किसी भी व्यावसायिक गतिविधि का कोई उल्लेख या संकेत नहीं है जिसे अन्यथा प्रचारित किया जाए। जहां उपहार या दान की 3 शर्तें पूरी होती है, वहां उपहार या दान किसी चैरिटी के लिए किया जाता है। भुगतान उपहार या दान की प्रकृति में होता है और उद्देश्य धर्मार्थ होता है और इसका परिणाम व्यावसायिक लाभ नहीं होता है और इसे नहीं घोषणा और जीएसटी पर भय नहीं है। पिछले 21 सालों में मिरेकल फाउंडेशन ने भारत में 300 से अधिक अनाथालयों में 15,000 से अधिक अनाथ और कमजोर बच्चों के जीवन सुधार किया है। इसे पूरा करने के लिए हमने 5 कल्याण डोमेन और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारियों के आधार पर अपनी क्रांतिकारी थ्राइव स्केल और पद्धति विकसित की है। ये उपकरण हमें स्वास्थ्य और कल्याण कारकों के व्यापक स्पेक्ट्रम और डेटा एक तंत्र करने और ट्रैक करने की अनुमति देता है ताकि प्रत्येक बच्चे को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिल सके। वहीं वर्षों के ज़मीनी अनुभव और सावधानी पूर्वक विश्लेषण के बाद हम अपनी विशेषज्ञता को अनाथालयों से परिवारों में स्थानांतरित कर रहे हैं और जब भी संभव होता है तो बच्चों को घर लाने के लिए वैश्विक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। हम अनाथालय देखभाल के विकल्पों पर सामाजिक कार्यबल को प्रशिक्षित कर रहे हैं। वही स्थानीय स्तर पे बाल संरक्षण समितियों को मजबूत करने के लिए सामुदायिक तक पहुंच रहे हैं। वहीं युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और बच्चों को रखने के लिए कमजोर परिवारों के शीघ्र पहचान कर रहे हैं। हम अपनी तकनीकी और माप कौशल को अमेरिकी पालन पोषण देखभाल प्रणाली में भी लागू कर रहे हैं। परिवार को उपयोग में आसान ऐप माध्यम से आवश्यक सेवाओं से जोड़ रहे हैं और पालक परिवारों के सामने आने वाली जटिल रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित कर रहे हैं। मेडिकल फाउंडेशन बच्चों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय ऑस्टिन टेक्सास में और कार्यालय न्यूयॉर्क शहर में और नई दिल्ली में है।
हम सहयोग में विश्वास करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये काम किसी भी एक संगठन से बड़ा है। हम गौर लाभकारी और संगठनों के एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है जो हमारे जीवन काल में अनाथालयों की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए विश्वव्यापी आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं। हैदराबाद के मलकपेट विधानसभा क्षेत्र के सलीमनगर निवासी त्रिपुरा के राज्यपाल नल्लू इंद्रसेन रेड्डी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्यपाल नल्लू इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि मतदान के अधिकार का लाभ उठाना और लोकतंत्र की रक्षा करना सार्वजनिक संप्रभुता में विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। विधानसभा चुनाव के मतदान के दौरान तेलंगाना की कई सीटों पर झड़पें हुई। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों को मतदान केंद्र दूर भेज दिया। ऐसे हालात थे, लाठीचार्ज की नौबत आ गई। नागर कर्नूल के अमराबाद मंडल के मन्नानूर में मतदान केंद्र के पास तनाव है। कांग्रेस और बीआरएस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को तितर बितर कर दिया। खम्मम जिले के कुसुमंची मंडल के नायकनगुडेम में कांग्रेस और बीआरएस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गए। निर्मल जिले के भैंसे में भगवा गमछा पहनकर वोट डालने आए लोगों को पुलिस ने रोका। उनकी पुलिस से बहस हो गई। इब्राहिमपट्टनम निर्वाचन क्षेत्र के खानापुर में मतदान केंद्र पर बीआरएस कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज की। याकुतपुरा आईएस सदर डिवीजन में तनाव व्याप्त हो गया। आईएस सदर मंडल में भाजपा नेताओं ने मतदाताओं के लिए हेल्प टेबल लगाया। वहां मौजूद कुछ नेताओं ने भगवा खंडवा पहन रखा था, जिस पर पुलिस ने आपत्ति जताई। भगवा खंडवा हटाने के लिए पुलिस कार्यकर्ताओं से बहस करने लगी। बीजेपी नेता मधुकर रेड्डी, मन्य श्रीनिवास, चिकोटी प्रवीण, गिरिधर रेड्डी ने पुलिस से बहस करते हुए कहा कि ये बीजेपी का झंडा नहीं है, ये भगवा खंडवा है। तब वरिष्ठों ने पहल कर झगड़ा शांत कराया। तेलंगाना राज्य में कई जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई है, जहां मतदान लगभग शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीआरएस नेताओं के बीच झड़प के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। टेबल कुर्सियां फेंककर और एक दूसरे को गाली देकर एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश करने वाले दोनों दलों के नेताओं के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वीडियो बनाकर कहा कि बीआरएस के नेता मनमाने ढंग से पैसे बांट रहे हैं। इसी को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। कांग्रेस नेताओं ने बीआरएस नेताओं के खिलाफ शिकायत की तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर लड़ाई पर काबू पा लिया। तेलंगाना के 119 विधानसभा क्षेत्र में मतदान पूरी तरह से संपन्न हो गया। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ था और शाम 5 बजे तक चला। समस्याग्रस्त केंद्र पर शाम 4 बजे तक ही मतदान हो पाया। मतदान से पहले कर्मचारियों ने मतदान केंद्र पर मॉक पोलिंग भी कराई। हालांकि कुछ जगहों पर छोटी मोटी झड़प की स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन पूरी स्थिति पर तुरंत काबू पा रही है। चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए 35,655 मतदान केंद्र बनाए हैं। इसने 12,000 समस्याग्रस्त केंद्रों की पहचान की है। 27,054 वेबकास्टिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं। कई मशहूर हस्तियों और राजनीतिक नेताओं ने राज्य भर के विभिन्न क्षेत्रों में मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग किया। कम्युनिकेशन नागरिक संबंध विभाग के विशेष आयुक्त अशोक रेड्डी ने आज रोड नंबर 12 मिनिस्टर क्वार्टर के पास जीएचएमसी प्रशिक्षण केंद्र में अपनी बेटी के साथ मतदान के अधिकार का प्रयोग किया। इस मौके पर उसी पोलिंग बूथ पर वोट देने आई एक बुजुर्ग महिला के अस्वस्थ होने पर अशोक रेड्डी की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने तुरंत बुजुर्ग महिला को एक विशेष वाहन में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया।